इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह भारतीय फिल्मों के प्रमाणन यानी उनके सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, यानी उनका सर्टिफिकेशन किस तरीके से किया जाए, इसके लिए जो एक कानून या कानून के लिए एक विधेयक लाया गया है उससे संबंधित आज का पूरा मामला है। तो आज का जो हमारा विषय है वह है सिनेमैटोग्राफ बिल का मसौदा निरस्त करने की मांग, यानी एक मांग उठी है कि सिनेमैटोग्राफ जो बिल लाया गया है उसका मसौदा निरस्त किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर मसौदा निरस्त करने की मांग उठी है तो इसके पहले मसौदा के जो प्रावधान थे उनको सामने रखा गया होगा। तो हम अभी आगे बढ़ करके इस विषय से संबंधित सभी बातों को समझते हैं। न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी खबर है वह है रिपील ड्राफ्ट सिनेमैटोग्राफ बिल फिल्म फ्रेटर्निटी राइट्स टू आईबी मिनिस्ट्री, यानी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसको जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र में अपनी बात रखने का प्रयास किया है। दरअसल कुछ समय पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे जुड़ा बिल से जुड़ा एक मसौदा सबके सामने रखा था ताकि सभी लोग उसमें जवाब दे सके। सरकार ने लोगों से टिप्पणियां मांगी थी, जिन टिप्पणियों के आधार पर ही ये सभी बातें अब निकल करके सामने आई हैं। तो डायमेंशन देखते हैं हमारे आज के टॉपिक के कि किन बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे खबर क्या है, ऑलमोस्ट हमने बात कर ही ली है। इससे जुड़े जो प्रमुख बिंदु हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं, किस बेस पर उन्होंने क्या बातें कही हैं, या फिर अगर इसको निरस्त करने की मांग है तो उसके पीछे क्या आधार उन्होंने दिया है जो फिल्म जगत या शिक्षा से जुड़े लोग हैं। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक जो 2021 है, इसमें मुख्य रूप से किन किन बातों को शामिल किया गया है, क्या नए प्रावधान लाए गए हैं, पिछले वाले जो कानून है उसमें क्या क्या प्रावधान नहीं थे जो इसमें शामिल करने का सरकार का एक प्रयास है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो सभी फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है वह किस तरीके से काम करता है, उसकी संस्था किस आधार पर यहाँ पर मौजूद है, यानी वह संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है या किसी सरकार के आदेश से बनाया गया निकाय है, इसके बारे में बात करेंगे। एक निष्कर्ष समझेंगे कि इस पूरा मामला है, पूरी डिबेट है, इसमें क्या निष्कर्ष एक हो सकता है, और अंत में रहेगा एक सवाल। तो चूंकि यह विषय जीएस के पेपर 2 से जुड़ता है, यानी इसमें संविधान के भी कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19(1) जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 19(2) जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर युक्त निर्बंधन की बात करता है। तो इन दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट आज के हमारे इस पूरे टॉपिक में हमें दिखाई देगा। तो अभी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रमुख बिंदु यानी क्या क्या बातें निकल करके सामने आई हैं। सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2021 का मसौदा सरकार ने यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया था, जिस पर उन्होंने टिप्पणियां मांगी थी, हमने बताया। तो कुछ फिल्म निर्माताओं, शिक्षाविदों आदि ने एक पत्र तैयार किया है, एक लेटर बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी बातों को शामिल किया है। आने वाले 2 जुलाई को इस लेटर को टेबल किया जाएगा, यानी कि सरकार के सामने रखा जाएगा। उन्होंने इसमें कुछ प्रमुख बातें कही हैं, जैसे कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भूमिका को स्पष्ट किया जाए। आपने इसके पहले सुना होगा कि सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को निरस्त कर दिया या फिर सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म में कुछ काट छांट कर दी या कैंची चला दी। तो सेंसरशिप जो बोर्ड है वह दरअसल यही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, इसी को कहा जाता है। तो लोगों का कहना है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं कि दरअसल इस बोर्ड का प्रमुख कार्य तो प्रमाणन करना है, ना कि सेंसर करना। सेंसर करना प्रमाणन से ही जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर वह सेंसर करती है। इस आधार पर एक नकारात्मक सा भाव पैदा होता है कि सेंसरशिप बोर्ड है, दरअसल वह प्रमाणन बोर्ड है। तो उन्होंने कहा कि इसको एक तरीके से स्पष्ट किया जाए ताकि इससे जुड़े जो नकारात्मक भाव हैं वे दूर हो सके। इसी तरह किसी फिल्म प्रमाण पत्र को रद्द करने की केंद्र सरकार की शक्ति वाले संशोधन को हटाने की मांग। देखिए, ये जो नया मसौदा आया है, अभी हम आगे बात करेंगे, अभी बता देते हैं। तो उसमें दरअसल केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान शामिल किया है कि यदि किसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किसी फिल्म को प्रमाणन दे दिया जाता है या प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, उसके बाद भी यदि कोई शिकायत आती है तो केंद्र सरकार उस फिल्म का प्रमाणन निरस्त कर सकती है। कुछ समय पहले ऐसी ही एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ऐसी ही एक बात को यानी कि निरस्त करने की बात को रद्द कर दिया था एक केस में। तो अब चूंकि जब फिर से उसको उन्होंने एक प्रारूप यानी एक विधेयक के जरिए
एक कानून के जरिए इस शक्ति को हासिल करने की बात कही है, ऐसे में लोगों का विरोध होना स्वाभाविक है। हालांकि उस समय की स्थितियां कुछ और थी। उस समय फिल्म से जुड़ा हुआ एक ट्रिब्यूनल भी मौजूद था। इसमें जो नया प्रावधान अभी हम आगे बात करेंगे, उसमें आयु से संबंधित प्रमाणीकरण से जुड़ा हुआ एक जो क्लॉज डाला गया है, तो उसको जो फिल्म जगत के लोग हैं उन्होंने अच्छा कदम बताया है। दरअसल आयु के आधार पर किस फिल्म को कितनी रेटिंग दी जानी चाहिए, यानी किस आयु वर्ग के दर्शक उसको देख सके, यह एक क्लॉज है। हालांकि यह यूरोपीय देशों में, अमेरिका में पहले से ही मौजूद है, इसलिए भारत में भी इस कदम को लाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसी तरह CBFC में एक गाइडलाइंस या ग्रीवेंस के लिए सेल की आवश्यकता है, जो गाइडेंस भी दे सके, गाइडलाइन दे सके और यहाँ पर एक ग्रीवेंस यानी शिकायत का निवारण कर सके। ऐसी एक सेल, ऐसा एक निकाय केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड में बनाया जाना चाहिए कि ताकि वह अपने आप में और बेहतर तरीके से काम कर सके। फिल्मों, टीवी, OTT आदि से संबंधित जो सार्वजनिक शिकायतें हैं, उसके लिए एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑडियो विजुअल मीडिया काउंसिल की भी बात यहाँ पर की गई है। एक तरह से सुझाव दिया गया है, जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कार्य करती है या फिर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कार्य करती है, उसी की तर्ज पर एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाए जो फिल्मों से संबंधित यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेल्फ यानी स्वयं से ही रेगुलेट करे। OTT प्लेटफॉर्म्स तो आप जानते ही होंगे, ओवर द टॉप यानी जो इंटरनेट पर ही जो सर्फिंग करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है या फिर सोनी लाइव, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप खुद भी देखते होंगे। तो यहाँ पर उनकी भी बात की गई है, उनको भी इसमें शामिल करने की यहाँ पर बात कही है। फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण यानी FCAT की बहाली, अभी हमने बात की थी कि एक न्यायाधिकरण था जो इससे संबंधित मामलों को देखता था। इस न्यायाधिकरण का कार्य यह था कि जब किसी फिल्म को केंद्रीय बोर्ड द्वारा, प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र मिल जाता था या प्रमाण पत्र उसका रद्द हो जाता था, ऐसी स्थिति में जो फिल्म निर्माता है वह दोबारा से जाकर के एक बार अपील कर सकता था, ताकि उसके द्वारा जो प्रमाणन निरस्त हुआ है प्रमाणन बोर्ड के द्वारा, उसका एक बार फिर से परीक्षण किया जा सके। तो इसको जब सरकार ने हटा दिया तो फिर से इसकी मांग उठ रही है कि इसको वापस से लाया जाए, क्योंकि यह अपीलीय प्राधिकरण सेंसर बोर्ड के निर्णय को फिर से जांचने या चुनौती देने के फिल्म निर्माताओं के अधिकार को सुनिश्चित करता था। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमने आपको यहाँ बताई। अब बात करते हैं सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2021 के बारे में। तो इसको लाने का मकसद क्या है? इसका मकसद है फिल्मों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना, साथ ही पायरेसी के खतरे को रोकना। पायरेसी एक शब्द है, इसका उपयोग किया जाता है अक्सर किसी भी नई फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उसको यानी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। आपने देखा होगा कि कई सारी जब भी कोई नई मूवी रिलीज़ होती है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वह मार्केट में 5-5, 10-10 रुपए में बिकने लगती है। तो यही जो प्रक्रिया है कि यदि किसी सिनेमा हॉल में मूवी के रिलीज़ होने के बाद वहाँ पर एक कैमरा रख करके पूरी फिल्म को रिकॉर्ड कर लिया जाना और वापस से उसको मार्केट में बहुत सस्ते दामों में बेचना। तो पायरेसी की जो प्रक्रिया है वह अपने आप में जो फिल्म का निर्माता है उसके लिए आने वाले राजस्व में बहुत बड़े नुकसान का कारण बनता है। तो यहाँ पर पायरेसी को शामिल किया गया है। हालांकि कॉपीराइट एक्ट इसके पहले भी मौजूद था भारत में, तो इसको लेकर के भी एक बात उठी है कि जब पहले से मौजूद था तो इसकी क्या ज़रूरत थी। हालांकि क्लॉज डाला गया है तो अच्छी बात ही है। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं थे, ऐसा भी जिक्र किया गया है। पुनः परीक्षण का अधिकार प्रदान करना, यानी पुनः परीक्षण का अधिकार किसको? सरकार को। तो यह एक नया क्लॉज है जिसमें केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड को एक बार प्रमाणन देने के बाद सरकार फिर से उसका पुनरीक्षण कर सकती है यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है। तो इसको वापस से डाला गया है। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B(1) के उल्लंघन के कारण सरकार शिकायतों की प्राप्ति के बाद पहले से प्रमाणित फिल्म के प्रमाणन बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण का आदेश दे सकती है, जैसा अब तक नहीं था। हालांकि इस प्रावधान के बाद सरकार फिर से प्रमाणन के बाद फिर से उसके परीक्षण का आदेश दे सकेगी। इसके अलावा धारा 5B(1) इसी अधिनियम में इस जो नया विधेयक है उसमें एक नया क्लॉज शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित है। देखिए, अभी हमने बात की 19(1) जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, वहीं 19(2) इसमें कुछ प्रतिबंधन लगाने की यहाँ पर सरकार को या फिर
संविधान के तहत एक मंजूरी दी गई है 19(2) के तहत। तो इसी 19(2) को आधार बना करके इस जो नया क्लॉज आया है इसमें भी कुछ प्रतिबंधन डाले गए हैं। उसमें क्या हो सकता है, जैसे शिष्टाचार है, किसी न्यायालय की अवमानना है, देश के जो हित हैं उनको यदि किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसके आधार पर प्रतिबंधन लगाने की बात की गई है। तो ऐसे बहुत सारे क्लॉज इस आधार पर डाले गए हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित हैं। इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है 6AA। यह अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाती है। जो कैमरा रख करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है या फिर जो की जाती है सिनेमा हॉल्स में, उन पर प्रतिबंध की बात करती है। प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद इसमें धारा 7 में एक नई उपधारा 1A जोड़ा गया है जो ऐसी किसी गलत हरकत के किए जाने पर दंड का प्रावधान भी करती है, यानी पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाती है। इसके तहत जो दंड है, दंड में 3 माह से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 3 लाख रुपए जुर्माना। इसके अलावा इसमें एक और जो बात कही गई है, जो सर्टिफिकेट आयु से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वह मौजूदा यू सर्टिफिकेट यानी अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन श्रेणी का उपविभाजन किया जाना चाहिए। अभी देखिए जो कैटेगरीज मौजूद हैं उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। अभी जो कैटेगरीज हैं वो है यू यानी अनरिस्ट्रिक्टेड, ए यानी ओनली फॉर एडल्ट्स यानी जिसे केवल वयस्क लोग देख सकते हैं, और एक है कैटेगरी एस यानी यह कैटेगरी में कुछ खास तरह की फिल्में आती हैं जो डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों के लिए होती हैं, यानी स्पेशलाइज्ड इसको कैटेगरी बोलते हैं। अब इसी यू कैटेगरी में से एक कैटेगरी बनी थी यूए, यानी इस यूए कैटेगरी का मतलब था कि ऐसी फिल्में जहां 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को अपने माता पिता के साथ देखेंगे। तो इसी यूए कैटेगरी को अब उन्होंने अन्य सब कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात कही है, यानी कि अब इन फिल्मों में ही UA7+, UA13+ और UA16+ जैसी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा, जिसको हमने शुरू में बताया था कि इस कदम का उन्होंने स्वागत किया है। तो ये एक अच्छा कदम है। तो यह रहा इस संशोधन से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में। तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, यानी सांविधिक का अर्थ हुआ किसी कानून के द्वारा बनाया गया एक बॉडी। इसका जो कानून है वह है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। इसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। यह फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, उनको प्रमाणन देता है और भी अन्य कार्य। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही कोई फिल्म भारत में सार्वजनिक रूप से चलाई जा सकती है। यदि सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला तो वह फिल्म आगे नहीं चलाई जा सकेगी। बोर्ड में गैर आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके कई रीजनल सेंटर्स भी हैं जो कोलकाता या अन्य जगहों पर, गुवाहाटी, इस तरह के कई सारे शहरों में हैं। आप इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, ये हो गई 2 बातें। अब हम बात करते हैं कि क्या निष्कर्ष हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को आपने अभी देखा। इस मुद्दे में एक तरफ सरकार का पक्ष है कि उन्होंने केंद्र यानी एक तरीके से प्रमाणन बोर्ड के अंतर्गत जितने फिल्म को प्रमाणन दिया जाता है, यदि कोई समस्या होती है तो उसके आधार पर उन्होंने उसका पुनर्परीक्षण करने की बात कही है। यहाँ पर जो समस्या है वह यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानना है कि यह जो नया संशोधन है यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरीके से सरकार का नियंत्रण बढ़ा देगा। पहले के समय में जो एक ट्रिब्यूनल की बात थी, एक ट्रिब्यूनल मौजूद था, उनका मानना है कि ट्रिब्यूनल को वापस से पुनर्गठित किया जाना चाहिए, ताकि यदि केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड का फैसला किसी फिल्म के विपक्ष में जाता है या फिर उसको प्रमाणन रद्द होता है, ऐसी स्थिति में कम से कम वह एक बार आगे अपील कर सके। इसके अलावा यदि इस तरीके से एक तो प्रमाणन बोर्ड के जरिए ही प्रमाणन अगर रद्द होता है तो एक समस्या है। इसके अलावा अगर सरकार पुनः उसका परीक्षण करके प्रमाणन रद्द करती है तो सेंसरशिप कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। तो यह एक पक्ष है। इसके अलावा एक जो प्रमुख चिंता है वह यह भी है कि सामान्य फिल्मों के मुकाबले इसका एक बड़ा प्रभाव डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्मों पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फिल्म को प्रमाणन देने के लिए उसकी जितनी लंबाई होती है यानी जितनी उसकी टाइमिंग होती है उसके आधार पर ही उसकी कॉस्टिंग आती है। तो एक 2 घंटे की एक फिक्शन मूवी की जो कॉस्ट होती है बनाने की, यानी उसके जो निर्माता होते हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है।
वहीं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला व्यक्ति, ऐसा संभावना है कि वहाँ पर उसका बजट उन फिल्मों के मुकाबले काफ़ी कम हो। वहीं अगर इस फिल्म का प्रमाणन रद्द होता है तो इसका अच्छा खासा नुकसान होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, साथ ही बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाई जाती हैं। तो यह एक अहम चिंता का विषय है। तो निष्कर्ष यही है कि जितने भी सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करे सरकार। इसके अलावा जो नए संशोधन लाए हैं, यदि वो इनके द्वारा दिए गए जितने भी विचार हैं या फिर जो भी सुझाव हैं उनसे किसी तरीके से संबंधित ना हो तो उनका पुनर्मूल्यांकन तो एटलीस्ट किया ही जा सकता है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युक्त निर्बंधन के बीच में संतुलन बनाए जाने की ज़रूरत है। जैसा हमने बात की, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो उस पर निर्बंधन होंगे, लेकिन कहीं निर्बंधन इतने ज़्यादा ना हो जाएं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दबी हुई महसूस हो, जैसा कि लोगों ने कहा भी। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक को लेकर के। चलिए इससे जुड़ा सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के क्या मायने हैं? क्या सरकार द्वारा लाया गया सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2021 इस आज़ादी का उल्लंघन करता है? विश्लेषण कीजिए। तो आप अपनी सूझबूझ और एक समझ के आधार पर, जितना हमने ओवरऑल डिस्कशन किया इसके आधार पर इस प्रश्न का एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।